सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ सी योर लव सीरीज़ को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत होती है हमारे फर्स्ट मेन लीड से, जिसका नाम शिंग है। शिंग ताइवान आ रहा होता है एयरपोर्ट से। वो कार में अपने असिस्टेंट के साथ होता है। दूसरी तरफ हमारा सेकंड मेन लीड, जिसका नाम शाओ है, वो इंटरव्यू देने के लिए गया था, जहाँ पर वो केयर टेकर के लिए अप्लाई कर रहा था। पर उसे मना कर दिया जाता है कि तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम्हें हेल्प की ज़रूरत है, तुम लोगों की केयर और हेल्प कैसे कर पाओगी। शाओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो लिख कर उन्हें कह देता है कि मैं सुन नहीं सकता, लेकिन मैं पढ़ सकता हूँ और देख सकता हूँ। इधर हम सिंह और उसके असिस्टेंट जोनाथन को देखते हैं, जो कार में जा रहे थे। तभी वो नोटिस करते हैं कि एक कार कब से उनका पीछा कर रही है। उसमें से कुछ गुंडे निकलते हैं जो उनका पीछा करने लगते हैं। जोनाथन सिंह को भागने के लिए कहता है। दोनों ही भागने लगते हैं। जोनाथन और सिंह अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगते हैं। वो गुंडे भी डिवाइड हो जाते हैं, कुछ सिंह के पीछे चले जाते हैं और कुछ जोनाथन के पीछे। सिंह जब भाग रहा था तो वो जाते जाते शाओ से टकरा जाता है। शाओ को लगता है कि कोई उस पर अटैक कर रहा है, तो वो शिंग को मारने लगता है। लेकिन तभी वहां पर शिंग के पीछे पड़े गुंडे आ जाते हैं। शाओ शिंग को छोड़कर उन गुंडों से लड़ने लगता है। फिर शिंग भी उन गुंडों से लड़ने लगता है, लेकिन उसके पैर में चोट लग जाती है। शाओ फटाफट से शिंग को लेकर वहां से भाग जाता है, लेकिन वो गुंडे अभी भी उनका पीछा कर रहे थे। शाओ शिंग को लेकर एक पाइप के अंदर जाने लगता है। शिंग मना कर रहा होता है कि ये सब कायर करते हैं, हम कायर नहीं हैं। शाओ को उसकी बात तो सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसके होंठ हिलते हुए दिखाई दे रहे थे। इसीलिए वो उसे चुप करवाने के लिए उसके मुंह पर अपना हाथ रख लेता है। गुंडे वहां से चले जाते हैं और दोनों बाहर निकलते हैं। शाओ शिंग को देखकर हंस रहा था। शिंग को कुछ समझ में नहीं आता, तो शाओ उसे अपना हाथ दिखाता है। उसके हाथ पर इंक थी, जो कि उसके पेन की वजह से लगी थी। यानी कि पेन के ऊपर उसका हाथ चला गया था, जिसकी वजह से पेन की इंक शाओ के हाथ पर लग गई। और जब वो शिंग को चुप करवा रहा था, तो शिंग के फेस पर भी वो इंक लग जाती है। इसीलिए शाओ शिंग को देखकर हंस रहा था। शिंग बिना टाइम वेस्ट किए वहां से चला जाता है। शाओ भी फिर अपने घर जाता है, जहाँ पर शाओ की मॉम शाओ का इंतज़ार कर रही थी हॉरर थीम के साथ। शाओ की मॉम काफ़ी ज़्यादा फनी है और वो हमेशा ही अपने लड़के को खुश करने के लिए ये सब करती रहती हैं। उसके बाद वो वहाँ की सफाई करने लगते हैं मिलकर। डैड और मॉम नोटिस करती हैं कि शाओ खुश नहीं है। मॉम समझ जाती है कि इंटरव्यू में शाओ को रिजेक्ट कर दिया गया है, इसीलिए वो सैड है। शाओ अपने रूम में जाता है, जहाँ पर उसकी फ्रेंड सॉन्ग उसे मैसेज करती है कि तुम्हारा इंटरव्यू कैसा गया। शाओ कहता है मुझे अभी रिजल्ट मिला नहीं है। सॉन्ग कहती है क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। शाओ कहता है नहीं, मैं खुद से जॉब ढूंढना चाहता हूँ। सॉन्ग कहती है ठीक है, फिर मिलते हैं शाम को, अभी मुझे काम है। इधर हम देखते हैं शिंग को, जिसने अपना फेस साफ कर लिया था, यानी उस इंक को साफ कर लिया था। और वो बोल रहा था लोग तो कह रहे थे कि ताइवान के लोग स्वीट हैं, ये कैसा स्वीटपन हुआ, आते ही हमारे पीछे गुंडे पड़ गए। फिर वहाँ पर जोनाथन कार में आ जाता है। शिंग कहता है तुम्हें इतना देर कैसे हो गया, तुम एक अच्छी असिस्टेंट हो भी या फिर नहीं। तभी वो गिर जाता है क्योंकि उसके पैर में फिर से दर्द होने लगा था। जोनाथन कार से बाहर निकलता है और कहता है अभी तक तो तुम ठीक थे, मुझे देखते ही दर्द हो गया। जोनाथन फिर शिंग को अपनी गोदी में उठा लेता है। शिंग को काफ़ी ज़्यादा एम्बेरसिंग फील हो रहा था, इसीलिए वो जोनाथन से कहता है मुझे नीचे उतारो। जोनाथन उसे नीचे पटक देता है। शिंग को काफ़ी दर्द होता है और वो कहता है कि तुमने मुझे नीचे क्यों फेंक दिया। जोनाथन कहता है तुमने मुझे ऑर्डर किया, मैं तो बस तुम्हारे ऑर्डर को ही फॉलो कर रहा था। उसके बाद वो दोनों जाते हैं मीटिंग में, जहाँ पर उन्हें उनके प्रोजेक्ट की इंचार्ज सॉन्ग मिलती है। जोनाथन बताता है कि किस तरीके से जब वो एयरपोर्ट से आ रहे थे तो गुंडों ने उनके ऊपर हमला किया। जोनाथन कहता है कहीं ये तुम्हारे लोग तो नहीं, यानी कि क्या पता कोई तुम्हारे दुश्मन हो और तुम पर हमला करना चाहते हो, पर उन्होंने हम पर हमला कर दिया क्योंकि हम तुम्हारे साथ हैं। सॉन्ग कहती है ऐसे गलत इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं है और हम सिर्फ बिजनेस पार्टनर्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जैसे ही हमें कुछ पता चलेगा कि किसने हमला किया था हम बता देंगे। और अभी के लिए मैंने तुम दोनों के लिए एक सेफ घर ढूंढ लिया है, जिसके बारे में सिर्फ तुम दोनों को, मुझे और ड्राइवर को पता होगा। तुम ड्राइवर के साथ वहाँ पर जा सकते हो। जोनाथन कहता है नहीं, तुम भी हमारे साथ चलोगी। इधर शाओ अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर डिनर कर रहा था, जहां मॉम कहती है शाओ बेटा तुम्हें सैड होने की ज़रूरत नहीं है अगर तुम्हें इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया गया। शाओ कहते हैं नहीं नहीं मॉम, मैं सैड नहीं हूँ, इंटरव्यू देने से पहले ही मैंने खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग कर लिया था, आप दोनों को मेरी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
इधर सॉन्ग ने शिंग और जोनाथन को उनके सेफ प्लेस पर पहुंचा दिया था। नेक्स्ट हम देखते हैं शाओ को, जो कि मार्शल आर्ट कर रहा था पर उसका दिमाग शांत नहीं था। वो बार बार बस उस इंटरव्यू लेने वाले पर्सन के बारे में सोचे जा रहा था कि किस तरीके से उसने बोला कि तुम बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो तुम क्या किसी की हेल्प करोगे। और फिर वो सॉन्ग के बारे में भी सोचने लगता है, जब उसने उसे कहा था कि तुम सुन क्यों नहीं सकते हो, तुम्हें सुनाई क्यों नहीं देता है। शाओ के डैड वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं, शाओ पहले अपने दिमाग को शांत करो, तुम इस तरीके से मार्शल आर्ट नहीं कर सकते। शाओ बैठकर डैड को बताने लगता है कि इंटरव्यू वाले दिन क्या हुआ था। शाओ कहता है, मुझे उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, मेरा तो दिल कर रहा था कि मैं उसे मिडिल फिंगर दिखाऊं। डैड कहते हैं, तो तुम्हें रोका किसने, तुम्हें उसे एक नहीं दोनों हाथ की मिडिल फिंगर दिखानी चाहिए थी। उसके बाद दोनों स्माइल करते हैं। इधर हम देखते हैं शिंग जोनाथन से कह रहा होता है कि तुम्हारे पास 2 हाथ हैं और 10 उंगलियां हैं, क्या तुम उनका यूज़ करके मुझे सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। जोनाथन कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारी पर्सनल नीड्स के लिए नहीं हूँ। और वो वहाँ से जाने लगता है। शिंग कहता है, कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं करोगे तो। शिंग उसे कुछ गलत करने के लिए नहीं कह रहा था, वो तो बस उसे ब्रेकफास्ट बनाने के लिए कह रहा था। जोनाथन बिना खाना बनाए ही चला जाता है तो शिंग खाना ऑर्डर करता है। डोरबेल बजती है और शिंग खुश हो जाता है कि उसका खाना आ गया। खाना लाने के लिए वो व्हील चेयर पर जाता है। उसकी पैर की चोट की वजह से वो ठीक से चल नहीं पा रहा है, इसीलिए वो व्हील चेयर का यूज़ कर रहा है। शिंग दरवाज़ा खोलते खोलते व्हील चेयर के साथ गिर जाता है डिलीवरी मैन के ऊपर। डिलीवरी मैन और कोई नहीं, शाओ था। और शाओ के कपड़े भी गंदे हो जाते हैं क्योंकि सारा खाना भी उसी की शर्ट पर गिर गया था। शाओ उठता है और देखता है कि शिंग के पैर में चोट लगी है और उसकी व्हीलचेयर भी टूट गई है, इसीलिए शाओ उसे अपनी गोद में उठाता है और अंदर ले जाने लगता है। शिंग उसे बता देता है कि वो उसे वॉशरूम में छोड़ दे। शाओ उसे वॉशरूम में ले जाता है। जब उसे बाथटब में बिठा रहा था तब गलती से शिंग के हाथों से शावर का टैब ऑन हो जाता है और दोनों गीले हो जाते हैं। शिंग शाओ को इशारे में कहता है कि तुम दूसरे बाथरूम में जाकर नहा सकते हो। शाओ नहाने के लिए जाने लगता है। शिंग पीछे से कहता है, जाते जाते मेरे कपड़े देकर जाना। लेकिन शाओ को तो सुनाई नहीं देता और वो नहाने के लिए चला जाता है। शिंग कहता है, मेरी कोई गलती थोड़ी थी, इतना क्या गुस्सा दिखाना कि तुमने मेरी बात भी नहीं सुनी। दोनों फिर अलग अलग शावर लेते हैं। शिंग पहले ही शावर लेकर बाहर आ जाता है। शाओ भी शावर लेकर अपनी शर्ट को वॉश करके बाहर आता है, जहाँ पर शिंग उसे अपने पास बुलाता है। शाओ डरते डरते उसके पास जाने लगता है। शिंग कहता है, तुम्हारी बॉडी तो काफ़ी ज़्यादा फिट है। शाओ फ़ोन में लिख के उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास ड्रायर है। शिंग कहता है, तुम मुझ पर इतना गुस्सा हो कि तुम मुझसे बात भी नहीं करना चाहते। एक तो मैंने तुम्हें नहाने के लिए अपना बाथरूम दिया और अब तुम ड्रायर भी मांग रहे हो और इसके साथ साथ मुझसे बात भी नहीं कर रहे हो। शाओ नोट में लिखकर कहता है, मैं सुन बोल नहीं सकता, इसीलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो। शाओ फिर अपना वॉइस इनपुट ऑन कर लेता है। शिंग कहता है, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं कब से बोले जा रहा था। अगर मुझे तुमसे बात करनी है तो मैं कैसे बात करूँगा। शाह उसे अपना वॉइस इनपुट दिखा देता है। शिंग कहता है, ओह अच्छा, तो क्या अब तुम मेरी एक हेल्प कर सकते हो। शाह फटाफट से वहाँ से चला जाता है ड्रायर के पास और अपनी शर्ट को ड्राई करने लगता है। शिंग उसके पास आता है और कहता है, क्या तुम मेरे कपड़े भी धो दोगे। शाह मना करने लगता है। शिंग कहता है, तुम्हें थोड़ी कुछ करना है, तुम्हें तो बस वॉशिंग मशीन का यूज़ करना है, तुम्हारे हाथ भी नहीं लगेंगे उसमें। शाओ उसका फ़ोन स्विच ऑफ करके उसकी पॉकेट में डाल देता है, यानी कि इनडायरेक्टली उसे रिजेक्ट कर देता है। शिंग बेचारा सैड होकर सोफे पर बैठ जाता है। बाहर से जल्दी जल्दी जोनाथन आता है और शिंग से कहता है कि बाहर ये शूज़ किसके हैं। शिंग कहता है, डिलीवरी मैन के। जोनाथन कहता है, क्या डिलीवरी मैन, तुमने उसे अंदर आने कैसे दिया। शाओ बाथरूम की तरफ जा रहा था। जोनाथन कहता है, ये कौन है। शिंग कहता है, यही तो है डिलीवरी मैन। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें पता चला वो लोग कौन थे जो हमारा पीछा कर रहे थे, वो गैंगस्टर तो नहीं थे। शाओ को लिप रीडिंग आती है और शाओ ने शिंग के लिप्स रीड कर लिए थे जब वो गैंगस्टर वर्ड यूज़ कर रहा था। शाओ डर जाता है और याद करने लगता है कि किस तरीके से शिंग के पीछे काफ़ी सारे गुंडे पड़े हुए थे। बाहर जोनाथन शिंग के फेस पर हाथ रख देता है और कहता है कि तुम उसके सामने ये सब बातें क्यों कर रहे हो, तुम्हें पता है हमें ये सब सीक्रेट रखना है। शिंग कहता है, हाँ मुझे पता है, पर तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो लड़का बोल सुन नहीं सकता। शाओ अपनी शर्ट पहनकर वहाँ से जाने लगता है। जोनाथन को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि शाओ सुन बोल नहीं सकता, इसीलिए वो अपनी कार की चाबी नीचे फेंक देता है। लेकिन शाओ बिना रिएक्ट किए वहाँ से चला जाता है। जोनाथन को यकीन हो जाता है कि हाँ सच में ये लड़का सुन नहीं सकता।
नेक्स्ट हम देखते हैं जोनाथन शिंग के डैड से बात कर रहा था, जहां पर वो बताता है कि शिंग के पैर में चोट लगी है, पर फिर भी वो काफ़ी हार्ड वर्क कर रहा है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारा मोल प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। बात खत्म हो जाती है और वो देखता है कि शिंग उसकी बातें सुन रहा था। शिंग कहता है, तुमने तो काफ़ी अच्छे से मेरे डैड से बात की, उनसे झूठ बोलना इतना भी आसान नहीं है। जोनाथन कहता है, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें अपने डैड के बिजनेस को अच्छे से संभालना चाहिए? शिंग कहता है, नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। जोनाथन कहता है, तुम्हें पता है पीठ पीछे लोग तुम्हारे बारे में क्या बोलते हैं? कि तुम सेकंड जनरेशन लूज़र हो, तुम बहुत ज़्यादा लेज़ी हो, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम यूज़लेस हो। शिंग कहता है, हाँ मुझे पता है, तभी तो मैं चाहता हूँ कि तुम किसी और के लिए काम करो, मेरे लिए नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं शाओ तैयारी कर रहा होता है अपने इंटरव्यू की। आज भी उसे इंटरव्यू देने के लिए जाना है। वो जब तैयारी कर रहा था तभी उसकी फ्रेंड सोंग उसे मैसेज करती है कि मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स घर पर ही रह गए हैं, क्या तुम मुझे देने के लिए आओगे? शाओ वो डॉक्यूमेंट्स लेकर उसे देने के लिए चला जाता है। सोंग काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और कहती है, थैंक यू सो मच, अगर तुम मुझे ये डॉक्यूमेंट्स नहीं देते तो मीटिंग रूम में मैं सबके सामने पागल लगती। वैसे तुम्हें लेट तो नहीं हो रहा तुम्हारे इंटरव्यू के लिए? शाओ कहता है, नहीं नहीं, मेरा इंटरव्यू नीचे ही है और अभी भी टाइम है। और वो जाने लगता है। सॉन्ग स्माइल करते हुए उसे बाय बोल रही थी। शाओ के जाते ही दूसरी लिफ्ट से शिंग और जोनाथन भी आ जाते हैं। शिंग सॉन्ग को स्माइल करता देखकर कहता है, वाह, तुम स्माइल करते हुए काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हो। क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड आया था जो तुम इतना स्माइल कर रही थी? वैसे तुम्हें हमेशा ही स्माइल करते रहना चाहिए। सॉन्ग कहती है, एक और बार तुमने मेरी स्माइल की तारीफ़ की या उसके बारे में कुछ भी कहा तो मैं तुम्हारे ऊपर सेक्सुअल हैरासमेंट का केस दर्ज कर दूंगी। जोनाथन हंसने लगता है। शिंग जोनाथन से कहता है कि मुझे अभी के अभी मीटिंग रूम में लेकर चलो, और दोनों मीटिंग रूम में चले जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे प्यारे शाओ को, जिसे आज भी रिजेक्ट कर दिया गया था। उसके पीछे भागते हुए वहाँ की एक वर्कर आती है जो उसके डॉक्यूमेंट्स लेकर आई थी और कहती है, मुझे माफ़ करना, आपका इंटरव्यू जिसके साथ हुआ था वो सच में काफ़ी ज़्यादा रूड था, पर हमारे यहाँ हम स्पेशल एम्प्लॉयज़ को हायर नहीं करते, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। तभी शाओ देखता है साइड में शिंग और जोनाथन को भी, और वो उनसे बचने के लिए फटाफट से वहाँ से जाने लगता है। लेकिन फटाफट के चक्कर में वो अपना एक डॉक्यूमेंट्स नीचे ही छोड़ देता है। शिंग जोनाथन से कहता है वो डॉक्यूमेंट्स उठाकर देने के लिए। जोनाथन वो डॉक्यूमेंट्स उठाकर शिंग को दे देता है। शिंग घर जाकर उस डॉक्यूमेंट को रीड करता है तो उसे पता लगता है कि शाओ केयर वर्कर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है। उसे एक मोमेंट याद आ जाता है जब वो जोनाथन के साथ कार में था और जोनाथन से कह रहा था, ताइवान में हम दोनों को कोई भी नहीं जानता है, तो तुम शिंग बनकर रह सकते हो और मैं जोनाथन बनकर, और हम सोंग को भी कह देंगे कि इस बात को सीक्रेट ही रखे। तभी उसकी नज़र बाहर जाती है शाओ के ऊपर, जो व्हीलचेयर पर बैठे एक पर्सन की हेल्प कर रहा था। नेक्स्ट हम प्रेजेंट में देखते हैं शिंग के पास उसके कज़न की कॉल आती है जो उससे पूछ रहा था कि तुम्हारा मॉल प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है। शिंग बताता है कि हाँ, आज ही उसकी मीटिंग हुई थी। तुम्हें पता है, मीटिंग में मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग फील हो रहा था। तुम्हें तो पता ही है, हमेशा से मुझे ये सब करना पसंद नहीं है, मैं तो चाहता हूँ कि तुम ही ये सब करो। उसका कज़न ब्रदर उसे कहता है कि तुम्हें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए कुछ करने की, वैसे ही जैसे तुमने पहले अपॉर्चुनिटी ढूंढी थी मुझे पानी में फेंकने की। और वो कॉल कट कर देता है। शीन काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है। इधर हम शाओ के घर देखते हैं जहाँ पर सोंग आई थी, और वो आते ही आंटी से यानी कि शाओ की मॉम से पूछने लगती हैं, आंटी जी आज आपने खाने में क्या बनाया है? आंटी कहने लगती हैं कि तुम आई और खाने के बारे में पूछने लगी, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें हाय हेलो करना चाहिए? अगर तुम्हारे यही हाल रहे तो तुमसे शादी कौन करेगा? सोंग कहती है, अगर कोई नहीं करेगा तो मेरे पास शाओ तो है ही। शाओ को कुछ समझ में नहीं आता, तो सोंग उसे बताती है कि जब मैं आई तो मैंने खाने के बारे में पूछा तो तुम्हारी मॉम कह रही है कि अगर तुम्हारे यही हाल रहे तो तुमसे शादी कौन करेगा, तो मैंने कह दिया कि तुम करोगे। शाओ हंसते हुए कहने लगता है साइन लैंग्वेज में कि मैं रिसाइकलिंग नहीं करता। ये दोनों फिर एक दूसरे को टीज करने लगते हैं। डिनर करने के बाद शाओ अपने रूम में काम कर रहा था। सोंग उसके पास आती है और कहती है, क्या सच में तुम मेरा असिस्टेंट नहीं बनना चाहते? शाओ कहता है, नहीं, मैं वही करना चाहता हूँ जिसकी मैंने स्टडी की है, जिसके लिए मैंने इतने एफर्ट्स लगाए हैं। इस काम में काफ़ी स्कोप है मेरा। उसके बाद शाओ कहता है, तुम इतना ओवर टाइम कर रही हो, तुम थकती नहीं? सोंग कहती है, हाँ थक तो जाती हूँ। हमारे नए प्रोजेक्ट का जो बॉस है वो काफ़ी ज़्यादा लेज़ी है, वो बिल्कुल लूज़र है। लेकिन हाँ, उसका जो असिस्टेंट है वो कैपेबल है, पर उसका मालिक वो तो बिल्कुल लेज़ी है, वो तो बस बर्डन है और कुछ भी नहीं। शाओ कहने लगता है, क्या पता उसके कुछ और थॉट्स हों, वो कुछ और करना चाहता हो।
सॉन्ग कहती है वो तो बस अपने पेरेंट्स और दूसरों के ऊपर बर्डन बनना चाहता है और कुछ भी नहीं। उसके बाद सॉन्ग काम करने लगती है और शाओ भी अपना काम करने लगता है। सॉन्ग काम करते करते सो जाती है। शाओ उसे अच्छे से लेटा देता है और रूम से बाहर चला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं शाओ मॉम के साथ बैठा होता है, तभी डोरबेल बजती है। शाओ दरवाज़ा खोलने के लिए जाता है तो बाहर जोनाथन और शिंग थे। वो उन्हें देखते ही दरवाज़ा बंद कर देता है। वो काफ़ी ज़्यादा डर गया था। वो उन्हें अपने घर के अंदर नहीं आने देता और उनसे बात करने के लिए बाहर ही चला जाता है। शिंग और जोनाथन शाओ को शिंग का केयरटेकर बनने के लिए पूछते हैं। शाओ मना कर देता है। शिंग कहता है सोच लो, मेरे पास काफ़ी पैसा है तो मैं तुम्हें अच्छी सैलरी दूंगा, तुम्हें खाने पीने का भी मिलेगा, रहने का भी मिलेगा और इसके साथ साथ तुम्हें शिनैन लॉन्ग टर्म केयर सेंटर में भी काम करने को मिलेगा। मैंने तुम्हारे रिज्यूम में देखा था, तुम वहाँ पर काम करना चाहते हो। शाओ वहाँ पर काम तो करना चाहता है पर वो शिंग जैसे गैंगस्टर के साथ काम नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे तो ऐसा लगता है कि शिंग और जोनाथन गैंगस्टर्स हैं और वह मना कर देता है। शिंग कहता है तुम्हें जॉब से प्रॉब्लम है या मुझसे। शाओ उसकी तरफ उंगली कर देता है। जोनाथन बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को कंट्रोल करता है। शाओ फिर घर आ जाता है जहाँ पर मॉम डैड से बात कर रही थी। शाओ कहता है मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, पर वो जाता नहीं है। शाओ छिप जाता है और वॉइस इनपुट ऑन करके मॉम डैड की बात सुनता है, जहाँ पर मॉम डैड से कह रही थी कि हमारे बेटे ने इतनी मेहनत की, ग्रेजुएशन किया, इतने एफर्ट्स डाले, लेकिन उसके डीफ होने की वजह से उसे जॉब ही नहीं मिल रही है। मुझे उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है। शाओ को फील होता है कि उसके पेरेंट्स उसकी जॉब के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, तो वो डिसाइड करता है शिंग का केयरटेकर बनने का। शाओ जाता है शिंग और जोनाथन के पास और सबसे पहले उनसे ये पूछता है कि तुम दोनों गैंगस्टर्स तो नहीं। जोनाथन कहता है नहीं। उसके बाद शाओ पूछता है कि क्या सच में यहाँ पर जॉब करने के बाद तुम मुझे शिन लॉन्ग टर्म सेंटर में भेज दोगे, वहाँ पर मुझे जॉब करने को मिलेगा। शिंग कहता है हाँ बिल्कुल। शाओ वहाँ पर काम करने के लिए मान जाता है। शिंग काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और शाओ को उसके लिए खाना बनाने के लिए कह देता है। शाओ उसके लिए खाना बनाता है। शिंग को वो खाना काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस लगता है। जोनाथन फिर शाओ को पूरा घर दिखाता है और उसके बाद कहता है कि तुम्हारी ड्यूटी इतनी है कि तुम्हें शिंग का ध्यान रखना है और हाँ, इस पर नज़र भी रखनी है जब मैं आसपास ना हूँ। अगर शिंग वियर्ड एक्ट करे तो तुम्हें मुझे बताना है। शाओ ये सब सुनकर पूछता है कि तुम बॉस हो या फिर वो। जोनाथन कहता है बॉस वही है, पर पैसे तुम्हें मैं दूंगा, तो तुम्हारा बॉस तो मैं ही हुआ। जोनाथन वहाँ से चला जाता है शाओ को सब कुछ समझा कर। शाओ फिर शिंग के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम मुझे तुम्हारी सारी खाने की चीज़ें, तुम्हें जिस चीज़ से भी एलर्जी है, वो सब की डिटेल्स दे दो। शिंग कहता है नहीं नहीं, वो तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बस इतना जानने की ज़रूरत है कि जब भी मैं रूम में हूँ तो तुम मेरे रूम में मत आना। तुम्हें अगर मुझसे काम है तो तुम मेरे दरवाजे पर नॉक नॉक कर सकते हो, मुझे कॉल कर सकते हो, पर मेरे रूम में नहीं आ सकते। शिंग के फेस पर खाना लगा हुआ था तो बड़े ही प्यार से शाओ उसके खाने को साफ कर देता है। शिंग तो शाओ को बस देखते ही रह जाता है और शाओ स्माइल कर रहा था। रात में शिंग जब शाओ के पास आने वाला था तो वो दूर से देखता है शाओ अपने पेरेंट्स से बात कर रहा था, जहाँ पर शाओ के पेरेंट्स पूछ रहे थे तुम्हारा काम ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं है, अगर तुम्हें ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगे तो तुम जॉब छोड़कर घर आ सकते हो, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मॉम कहती है तुम्हें तीनों टाइम खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे एड्रेस दे दो, मैं खाना बनाकर भेज दिया करूँगी। शाओ बताता है कि उसे एड्रेस डिटेल सीक्रेट रखनी है तो वो बता नहीं सकता, और दूसरी बात उसे तो खाना बनाना आता है तो उसे हेल्प की ज़रूरत नहीं है। दूर से शिंग ने ये सब बातें सुन ली थी और उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है अपने लिए, क्योंकि कभी भी किसी ने उसे इस तरीके से नहीं समझा है। उसके डैड बस यही चाहते हैं कि शिंग बिजनेस संभाले। उसके डैड ने कभी नहीं पूछा कि शिंग क्या करना चाहता है। उसके कज़न ब्रदर ने भी नहीं पूछा। शिंग सैड होकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जोनाथन और शिंग बैठे हुए थे। शाओ जोनाथन के लिए ड्रिंक बनाता है, लेकिन वो ड्रिंक शिंग पी लेता है और कहता है मेरा ड्रिंक पीने का मन था। शाओ दूसरी ड्रिंक बनाने के लिए जाता है, इतने में ही शिंग के गले में कुछ हो जाता है। शाओ फटाफट से चेक करने लगता है तो जोनाथन गुस्से में शाओ से पूछने लगता है तुमने ड्रिंक में क्या मिलाया था। शाओ उसे शांत रहने के लिए कहता है और शिंग को चेक करने लगता है। उसके बाद शिंग को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जोनाथन शाओ को बोल रहा होता है थैंक यू सो मच, डॉक्टर ने बोला कि तुमने अच्छा किया और अगर तुम कुछ नहीं करते तो शायद शिंग की जान चली जाती। थैंक यू सो मच शिंग की जान बचाने के लिए। शाओ कहता है वो सब तो ठीक है, पर शिंग को हुआ क्या था। जोनाथन कहता है इसे कीवी से एलर्जी है और ये इतना ज़्यादा डम है कि इसे इस बात के बारे में पता ही नहीं।
जोनाथन वहाँ से चला जाता है। शिंग जो सोने की एक्टिंग कर रहा था वो भी उठ जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं शिंग अब घर पर था। वो आराम से बैठा हुआ था। जोनाथन उसके पास आता है और बताता है कि वो काम के सिलसिले में बाहर जा रहा है। जोनाथन कहता है मेरे जाने के बाद कोई भी गड़बड़ मत करना। शिंग कहता है बिल्कुल शिंग। शिंग जोनाथन को शिंग इसीलिए कह रहा था क्योंकि जब उस दिन कार में शिंग ने जोनाथन से कहा था कि तुम्हें जोनाथन नहीं शिंग बनकर काम करना चाहिए और जोनाथन ने उस दिन हाँ कहा था। जोनाथन वहाँ से जाने लगता है। तभी वो शाओ को आता देखता है। वो शाओ को भी बता देता है कि वो काम के सिलसिले में बाहर जा रहा है, इसीलिए वो शिंग का अच्छे से ध्यान रखे और उस पर नज़र भी रखे। जोनाथन के जाने के बाद शुई शिंग से पूछता है कि क्या उसने कीवी वाली ड्रिंक जानबूझकर पी थी काम से बचने के लिए। शिंग कहता है नहीं, मुझे काम पसंद नहीं है, पर मैं इतना ब्रेव भी नहीं हूँ कि अपनी जान जोखिम में डालकर ये सब करूँ। फिर हमें डोंग नाम का एक पर्सन दिखाया जाता है जो शिंग को मारने के लिए अपना एक बंदा रेडी कर रहा होता है और कह रहा होता है कि अगर तुमने इसे ढूंढ लिया तो तुम्हारा सारा कर्जा माफ़ हो जाएगा। बाहर से यांग नाम के एक लड़के ने ये सारी बातें सुन ली थी और वो डोंग को इम्प्रेस करने के लिए प्लान बनाता है कि वो ही यांग को ढूंढेगा और उसे मार भी देगा ताकि डोंग को पता चले कि यांग कितना ज़्यादा बहादुर है। जोनाथन अपने काम के लिए वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही शिंग अपना बैग पैक करने लगता है और हम देखते हैं उसका पैर अब बिल्कुल ठीक है। वो बस नाटक कर रहा है ताकि वो काम से बच सके। शिंग अपना बैग पैक कर लेता है और सोचता है कि जब शाओ बिजी होगा तो वो चुपके चुपके वहाँ से चला जाएगा। पर जब भी वो जाने का ट्राई करता तभी शाओ उसके पास आ जाता। बहुत मेहनत करने के बाद शिंग फाइनली घर से बाहर निकल जाता है। वो जब घर से बाहर निकलता है बैग लेकर तभी वहाँ पर एक कार आ जाती है। कार से बचते बचते वो नीचे गिर जाता है और उसे चोट भी लग जाती है। इधर शाओ शिंग के दरवाजे पर होता है और नॉक नॉक कर रहा होता है। जब शिंग दरवाज़ा नहीं खोलता तो वो टेंशन के मारे अंदर चला जाता है और देखता है कि शिंग ठीक तो है, लेकिन शिंग अंदर था ही नहीं। उसे पूरे घर में शिंग कहीं नहीं मिलता तो वो बाहर चला जाता है शिंग को ढूंढने के लिए। शिंग लेटा लेटा सोच रहा था कि कभी भी उसकी किसी ने भी केयर नहीं की है, ना ही उसके कज़न ब्रदर ने उसे समझने की कोशिश की और ना ही उसके डैड ने उसकी बात सुनने की कोशिश की। शिंग कहता है पर अगर अब कोई मुझसे प्यार करेगा, मेरी केयर करेगा, तो मैं भी उस पर्सन से बहुत सारा प्यार करूँगा और उसकी केयर करूँगा। तभी वो देखता है शाओ को जो टॉर्च लेकर उसे ही ढूंढ रहा था। शिंग उसे आवाज़ें लगाने लगता है। फिर सोचता है अरे नहीं, वो तो सुन ही नहीं सकता और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर तो मैं घर से बाहर आया था, अब मुझे ही सज़ा मिल रही है। शाओ फिर शिंग को ढूंढ लेता है। वो उसे उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है। शिंग शाओ को थैंक्स बोलता है पर शाओ तो वो सुन ही नहीं सकता था, तो वो अपने फिंगर से उसे टच करने लगता है। वो उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज था तो गलती से उसके लिप्स शाओ के चिक से टच हो जाते हैं। शिंग दूर हो जाता है। बारिश शुरू हो जाती है तो शिंग शाओ की जैकेट से दोनों को कवर करने लगता है। ये देखकर शाओ भी स्माइल करने लगता है। शाओ शिंग को उसके रूम में लेकर जाने वाला था, लेकिन शिंग फटाफट से शाओ को रूम में जाने के लिए मना कर देता है और कहता है मैं खुद चला जाऊंगा। शिंग अपने रूम में चला जाता है और शावर लेकर बाहर आता है। वो बाहर आता है तो देखता है कि उसके हाथ में चोट लगी है जिसमें से खून आ रहा है। बाहर से शाओ भी ये सब देख लेता है। शिंग शाओ को उसके रूम से जाने के लिए कहता है, लेकिन शाओ बाहर नहीं जाता और शिंग को बिठाकर उसकी चोट पर दवाई लगाने लगता है। शिंग कहता है क्या तुम्हारे पास ट्रांसपेरेंट बैंडेज नहीं होगी। शाओ को कुछ भी समझ में नहीं आता। शिंग उसके हाथ पर लिखता है ट्रांसपेरेंट बैंडेज। शाओ समझ जाता है और वो उसके फोरहेड पर ट्रांसपेरेंट बैंडेज लगा देता है। शिंग फिर कहता है तुमने जिस तरीके से मुझे ढूंढा वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव था। शाओ बताता है कि उसने किस तरीके से शिंग को ढूंढा। उसने शिंग को कॉल की और अंधेरे में शिंग का फ़ोन ऑन हो गया। उसकी लाइट से शाओ ने शिंग को ढूंढ लिया। शिंग शाओ को थैंक्स कहता है उसे ढूंढने के लिए। शाओ शिंग की चोट पर दवाई लगा रहा था और शिंग को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो शाओ बच्चों की तरह उसकी चोट पर फूंक मारने लगता है और ये काफ़ी ज़्यादा स्वीट मोमेंट था। इधर हम देखते हैं जोनाथन बार में होता है जहाँ पर यांग भी आता है। यांग को अभी ये नहीं पता कि जोनाथन जोनाथन है। उसे लग रहा होता है कि जोनाथन शिंग है और वो सोच रहा होता है कि किस तरीके से वो शिंग से बात करे। अपने अंदर हिम्मत लाने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा पी लेता है।
जोनाथन के पास एक लड़का आता है जो कि उसके साथ फ्लर्टिंग कर रहा था। यंग उस लड़के को कहता है कि तुम्हें मेरे बंदे के साथ फ्लर्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा है। पर वो लड़का फिर भी जोनाथन के साथ फ्लर्टिंग कर रहा था। तो यंग उसे दूर करके जोनाथन को किस कर लेता है। वो लड़का वहाँ से चला जाता है। जोनाथन स्माइल कर रहा था। यंग पूरी तरीके से टल्ली हो गया था और जोनाथन से कह रहा था कि तुम सिर्फ मेरे हो। जोनाथन कहता है, ओ ये बात है, तो चलो चलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं शाओ अपनी मॉम से बात कर रहा था, जहाँ पर मॉम कह रही होती है कि बेटा तुम्हारी छुट्टी कब है, तुम हमसे मिलने के लिए कब आओगे। शाओ कहता है, मॉम मुझे माफ़ करना, जब मैंने जॉब की बात की तो मैं छुट्टी की बात करना भूल ही गया। मॉम कहती है ये तो बहुत गलत बात है, छुट्टी तो हर किसी को मिलनी चाहिए, तुम कल ही अपनी छुट्टी की बात करना। शाओ कहता है हाँ मैं करूँगा, पर अभी नहीं कर सकता, अभी मेरे बॉस को चोट लगी है। मॉम कहती है क्या, उसे चोट लगी है तुम्हारे होते हुए। शाओ कहने लगता है कि नहीं नहीं, मेरी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है, वो खुद ही घर से बाहर चला गया था और गिरकर उसे चोट लगी। ये सब बोलते हुए शाओ के दिमाग में एक बात क्लिक होती है कि जोनाथन यहाँ पर नहीं है। तभी शिंग यहाँ से जाने का ट्राई कर रहा था। मॉर्निंग में हम देखते हैं यांग को, जो कि जोनाथन की बाहों में सो रहा था। उसकी आंख खुलती है और वो अपने आप को बिना कपड़ों के जोनाथन के साथ देखकर चिल्लाने लगता है। जोनाथन उसे कहता है कि रात जो कुछ भी हुआ उसकी शुरुआत तुमने ही की थी। जोनाथन शावर लेने के लिए वहां से चला जाता है। यांग को खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो जिसे मारने के लिए आया उसी के साथ उसने वन नाइट स्टैंड कर लिया। वो कपड़े पहनकर वहां से फटाफट निकल जाता है, लेकिन जाते वक्त वो अपना चाकू वहीं पर भूल जाता है। जोनाथन जब शावर लेकर आता है तो वो चाकू उसे मिल जाता है। उसके ऊपर यांग का नाम भी लिखा हुआ था। शाओ मॉम से बात करने के बाद शिंग को देखने के लिए कि शिंग अभी भी यहीं पर है या नहीं, उसके रूम में जाता है। बेडरूम में शिंग नहीं था तो वो डर जाता है। वो उसे ढूंढने लगता है। वो देखता है वार्डरोब से ब्लैंकेट बाहर आ रही थी, तो वो वार्डरोब खोल के देखता है तो शिंग वहाँ पर सो रहा था और वो स्माइल करते हुए सो रहा था। शाओ भी उसे देखकर स्माइल करता है और फिर से वार्डरोब को बंद करके वहाँ से चला जाता है। मॉर्निंग में हम देखते हैं शाओ और शिंग साथ में बैठे हुए थे, जहाँ पर शाओ लिखकर शिंग से पूछता है कि तुमने मुझे जॉब इसीलिए दी क्योंकि मैं सुन बोल नहीं सकता और तुम्हें लगा कि जोनाथन जब यहाँ पर नहीं होगा तो तुम्हारे लिए ये काफ़ी आसान होगा यहाँ से भागने के लिए। शिंग कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मेरी बात सुनो। लेकिन शाओ गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जोनाथन भी आ जाता है और वो शिंग को चाकू दिखाता है और बताता है कि कोई रात उसे मारने के लिए आया था और उसे लग रहा था कि मैं शिंग हूँ, तो तुम मुझे बताओ क्या कोई तुम्हारा दुश्मन है। शिंग कहता है नहीं, मेरा कौन दुश्मन हो सकता है। जोनाथन कहता है मुझे लगता है कि ये सब तुम्हारा कज़न ब्रदर कर रहा है, क्योंकि अगर तुम जिंदा नहीं रहे तो सारा बिजनेस उसके हाथ में चला जाएगा। ये सुनते ही शिंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जोनाथन पर चिल्लाने लगता है कि तुम मेरे भाई के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो, वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, आज के बाद उसके बारे में ऐसा मत बोलना। और गुस्से में वो वहाँ से चला जाता है। जोनाथन हैरान होता है कि एक दिन में इसके पैर कैसे ठीक हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं शिंग आराम से बैठा हुआ था, तभी उसके पास शाओ आता है। शिंग उसे कहता है कल जो कुछ भी हुआ। शाओ उसे अपना रिजाइनिंग लेटर दे देता है और वहाँ से जाने लगता है। शिंग उसके पीछे पीछे जाता है। शाओ अपनी पैकिंग कर रहा था। शिंग उसे रोकता है। शाओ कहता है मैंने इतने अच्छे से तुम्हारा ध्यान रखा और तुमने मेरा फ़ायदा उठाया। शिंग कहता है मुझे साइन लैंग्वेज नहीं आती, तुम क्या कह रहे हो, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। शाओ उसकी एक नहीं सुनता और वहाँ से जाने लगता है। जोनाथन ये सब देखकर कहता है कि तुम दोनों तो कपल की तरह लड़ रहे हो। शाओ अपना सामान लेकर वहाँ से चला जाता है। शिंग उसे आवाज़ें लगा रहा था। जोनाथन कहता है वो सुन नहीं सकता। वैसे तुमने ऐसा भी क्या कर दिया कि उसने जॉब छोड़ दी। शिंग उसे कहता है कि अब से तुम मेरा ध्यान रखोगे बस। शिंग वहाँ पर रखे नोट्स देखता है जिसमें शाओ ने शिंग के बारे में लिखा हुआ था कि उसे क्या खाना पसंद है और उसे क्या खाना पसंद नहीं है। वो ये सब पढ़कर सोचने लगता है कि शाओ ने ये सब कैसे लिखा होगा। इधर हम देखते हैं शाओ की मोम को, जो मार्केट से सामान लेकर घर जाने वाली थी। तभी उनके पास शाओ आता है। शाओ को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं और कहती हैं क्या तुम्हें छुट्टी मिल गई। शाओ कहते हैं नहीं नहीं, मेरा काम ख़त्म हो गया। वैसे आज आप खाने में क्या बनाने वाली हैं। मॉम कहती है रोज़ तो मैं सिंपल ही खाना बनाती हूँ, पर अब तुम वापस आ गई हो तो अब मैं तुम्हारे लिए फेवरेट डिश बनाऊंगी, जो भी तुम कहोगे। शाओ और मॉम घर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद सॉन्ग भी घर आ जाती है और शाओ को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और पूछती है क्या तुम्हें छुट्टी मिल गई। शाओ कहता है नहीं, मेरा काम ख़त्म हो गया।
सोंग मॉम से कहने लगती है, मॉम जल्दी से वाइन लेकर आओ, आज हम सेलिब्रेट करेंगे। शाओ भी बस शिंग के बारे में ही सोच रहा था। तीनों फिर पीते हैं। शाओ कुछ ज़्यादा ही टल्ली हो गया था तो मॉम और सोंग उसे उसके बेड पर लेटा देते हैं। मॉम कहती है, सोंग तुम्हें क्या लगता है सच में इसका काम ख़त्म हो गया या फिर इसे निकाल दिया गया? सोंग मॉम से कहती हैं कि उन्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इधर हम शिंग को देखते हैं। उसे बुरा लग रहा था कि उसने जो कुछ भी किया वो सच में गलत था, यानी कि शाओ का हर्ट होना सही है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि कोई उनकी डिसेबिलिटी का फ़ायदा उठाए। शिंग शाओ से माफ़ी मांगने के लिए कुछ ड्रॉ कर रहा था, तभी डॉक्यूमेंट्स लेकर वहाँ पर जोनाथिन आ जाता है। तो शिंग वो सब छिपाने लगता है। जोनाथिन उसे कहता है, तुम्हें तब तक खाना नहीं मिलेगा जब तक कि तुम इन डॉक्यूमेंट्स को चेक नहीं करते। शिंग कहता है, तुम खाना नहीं दोगे तो मैं ऑर्डर कर लूँगा, बोलो तुम्हें क्या खाना है। वैसे अगर यहाँ पर शाओ होता तो मुझे कुछ भी ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जोनाथिन कहता है, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उसे वापस लेकर आना चाहिए? शिंग खुश हो जाता है और कहता है, 30 मिनट के अंदर मैं उसे फिर से लेने के लिए जाऊँगा। इधर हम देखते हैं शाओ अपनी मॉम के साथ बैठा होता है, तभी डोरबेल बजती है। शाओ चाहता है दरवाज़ा खोलने के लिए, बाहर वो शिंग को देखते ही दरवाज़ा बंद कर देता है। शिंग कहने लगता है, इसने दूसरी बार मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद किया है। शाओ की मॉम पूछती है कि बेटा कौन था और तुमने बात क्यों नहीं की? शाओ बताता है कि जिसके यहाँ मैं काम करता था वो है, यानी कि उसका बॉस। मॉम कहते, तुमने तो कहा था कि तुम्हारा काम ख़त्म हो गया है, तो वो यहाँ पर क्या कर रहा है, या फिर तुमने मुझसे झूठ बोला था? शाओ झूठ बोलने की कोशिश करता है कि नहीं, अ, काम वो मॉम कहती है, पक्का तुम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है, कोई गलतफहमी हुई होगी, तुम दोनों को बात करनी चाहिए। शाओ मना करने लगता है तो मॉम उसे पैसे देती है और कहती है, बाहर जाओ और मेरे लिए नमक लेकर आओ। वो उसे बाहर भेज देती है शिंग के पास और कहती है, जाओ नमक लेकर आओ। शिंग भी समझ जाता है मॉम के इशारे को और कहता है, मैं भी इसके साथ जाता हूँ नमक लेने के लिए। मॉम कहती है, हाँ हाँ, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, जितना टाइम लेना हो उतना लेना। और मॉम दरवाज़ा बंद कर लेती है। शाओ के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता और उसे शिंग के साथ बाहर जाना पड़ता है। वो शिंग से कहता है, देखो तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं बोल भी नहीं सकता हूँ और सुन भी नहीं सकता हूँ, तो मैं जोनाथन को नहीं बताऊँगा कि तुमने क्या किया। शिंग कहता है, हाँ मैं चाहता हूँ कि तुम इस बात को सीक्रेट रखो, पर मैं मेनली तुमसे माफ़ी मांगने के लिए यहाँ पर आया था। शिंग साइड में पड़े हुए बेंच को साफ करता है और शाओ को बैठने के लिए कहता है। शाओ बैठ जाता है। शिंग भी बैठने वाला था, लेकिन वो फिर शाओ से डर जाता है और खड़े खड़े ही शाओ से माफ़ी मांगता है। उसने जो शाओ के लिए ड्राइंग्स बनाई थी वो उसे दिखाता है। उसके ऊपर उसने लिखा भी हुआ था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, चाहे मैंने किसी भी रीज़न की वजह से ये सब किया हो, पर मैं इस बात को जस्टिफाई नहीं कर सकता कि मैंने तुम्हारा यूज़ किया है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और फिर से काम पर आ जाओ। शाओ को वो ड्राइंग काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगती है और वो पूछता है, क्या ये सब तुमने ड्रॉ किया है? शिंग कहता है, हाँ मैंने ड्रॉ किया है, ये सब बनाना मुझे काफ़ी पसंद है। शाओ कहता है, तो तुम अब क्यों नहीं बनाते? शिंग थोड़ा सैड हो जाता है और सोचने लगता है कि वो अब क्यों नहीं बनाता। वो बनाता नहीं है क्योंकि उसके डैड चाहते हैं कि शिंग अपना टाइम बिजनेस में लगाए, ना कि इन फालतू कामों में। शिंग शाओ को बताता है कि उसके डैड चाहते हैं कि शिंग उनके बिजनेस को संभाले, पर शिंग को इस सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। शाओ कहता है, तो तुमने कभी अपने डैड से बात की? शिंग कहता है, नहीं, वो बस वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। मैं यूज़लेस हूँ, है ना? शाओ कहता है, नहीं तुम यूज़लेस नहीं हो, तुम अपने डैड से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और तुम चाहते नहीं उन्हें डिसअपॉइंट करना, इसलिए तुम उन्हें बता नहीं रहे हो कि तुम क्या चाहते हो। शाओ और कुछ कहता उससे पहले ही शिंग कहने लगता है कि फिर से जॉब पर वापस आ जाओ। शाओ कहता है, पर अब तो तुम्हारी टांगें ठीक हो चुकी हैं और तुम चल फिर सकते हो। शिंग कहता है, हाँ पर देखो मेरे सर पर और मेरे हाथ पर अभी भी चोट लगी है और ये काफ़ी ज़्यादा दर्द करती है, इसीलिए प्लीज़ काम पर वापस आ जाओ। शाओ वहाँ से जाने लगता है। शिंग उसे रोकता है। शाओ लिखकर कहता है, तुम्हारे घर जाने से पहले मुझे अपने घर तो जाने दो ताकि मैं अपना लगेज लेकर आऊँ। शिंग खुश हो जाता है। इधर हम देखते हैं ऑफिस में जोनाथन को एक लड़का डॉक्यूमेंट्स देता है और डॉक्यूमेंट्स देते हुए वो जोनाथन की फिंगर को टच भी करता है और स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। जोनाथन उसके इशारे समझ रहा था। वो देखता है डॉक्यूमेंट्स के नीचे एक लेटर था जिसमें उसने लिखा था कि 10:30 बजे इस होटल रूम में आ जाना। सोंग ये सब देख लेती है और वो जोनाथन से वो लेटर लेकर फाड़ देती है और कहती है, मेरे किलीग से दूर रहो। जोनाथन कहने लगता है, पर शुरुआत तो उसी ने की थी। इधर हम देखते हैं शाओ ने शिंग के लिए शिमला मिर्च बनाई थी। शिंग उसे देखकर कहता है कि तुम्हें पता है कि मुझे शिमला मिर्च पसंद नहीं है, फिर भी तुम मुझे ये दे रहे हो खाने के लिए। हम दोनों भाई हैं क्या जो तुम मुझसे बदला ले रहे हो?
शाओ स्माइल करता है और लिख कर कहता है, अगर तुम इसे फिनिश करोगे तो हम भाई बन जाएंगे। शिंग पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। शिंग शाओ से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला मैंने क्या बोला। शाओ बताता है कि वो लिप रीडिंग कर सकता है। शिंग कहता है क्या, और वो याद करने लगता है कि जब शिंग शाओ को लिखकर बता रहा था कि किस तरीके से उसके डैड चाहते हैं कि वो उनके बिजनेस को संभाले, पर वो ऐसा नहीं करना चाहता। वो लिख भी रहा था और बोल भी रहा था, और शाओ उसके लिप भी रीड कर रहा था और पढ़ भी रहा था। उसके बाद वो शाओ से पूछता है कि उस दिन जब मैं और जोनाथन तुम्हारा इंटरव्यू ले रहे थे केयरटेकर की जॉब के लिए, तो क्या तुमने हमारी बातें उस दिन भी समझ ली थी। शाओ हाँ कहता है। शिंग फटाफट से सारी शिमला मिर्च फिनिश कर लेता है और फिर कहता है, अब तो तुम मेरे भाई हो ना। शाओ स्माइल करता है और बच्चों की तरह उसके सर पर पैट करता है। शिंग कहता है, मैं बच्चा नहीं हूँ। दोनों स्माइल करते हैं। इधर हम जोनाथन को देखते हैं। उसके पीछे यांग आता चिल्लाते हुए, मेरा चाकू वापस करो, लेकिन जोनाथन पूरी तरीके से उसे पीट देता है और कहता है कि तुम्हें तो किसी को मारना भी नहीं आता है। किसी को मारने के लिए उसके पीछे चुपचाप जाना होता है। अगर तुम चिल्लाओगे तो तुम्हारे टारगेट को पता चल जाएगा कि तुम उसके आसपास हो। पर वैसे तुम्हारी ये स्किल्स तुम्हारी सेक्स स्किल्स से ज़्यादा अच्छी हैं। यंग जोनाथन से कहता है कि मुझे छोड़ो। जोनाथन उसे छोड़ देता है। यंग कहता है, तुम्हें तो मैं बाद में ज़रूर हराऊंगा, और चला जाता है। जोनाथन हंसते हुए कहता है कि ये इडियट है, ये मुझे किस चीज़ में हराएगा। इधर डोंग का भेजा हुआ आदमी ये चीज़ नोटिस कर रहा था। वो डोंग को कॉल करके बता देता है कि उसे शिंग का असिस्टेंट मिल गया है और उसके ज़रिए वो शिंग को भी जल्दी ढूंढ लेगा। इधर हमें फिर से शिंग और शाओ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शाओ शिंग से पूछ रहा होता है कि तुम अपने डैड के बिजनेस को क्यों नहीं संभालना चाहते। शिंग उसे लिखकर बताता है कि जब से मेरी मॉम की डेथ हुई तब से मेरी लाइफ घंटों के हिसाब से चलने लगी। 5 बजे उठना, 6 बजे ब्रेकफास्ट करना, 7 बजे स्कूल जाना और 8 बजे एग्ज़ाम्स देना। मेरा बचपन कुछ भी नहीं था, बस सोना, उठना, स्टडी करना, एग्ज़ाम्स देना और फिर उन सब की रिपोर्ट मेरे डैड को देना। मेरे डैड मेरी बातें बस काम करते हुए ही सुनते हैं, पर तुम ऐसे नहीं हो। तुम मेरी बातें ऐसे सुनते हो जैसे मैं दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट बात कर रहा हूँ। शिंग कहता है, मेरी लाइफ मेरे हिसाब से कभी भी नहीं चली है, पर मुझे अब फ्रीडम चाहिए। शाओ साइन लैंग्वेज में कुछ कहता है। शिंग कहता है, इसका क्या मतलब हुआ। शाओ से लिखकर बताता है, इसका मतलब तुम्हारा नाम हुआ। शिंग का मतलब है उड़ना। तुम्हें वो आज़ादी ज़रूर मिलेगी जो तुम चाहते हो। शिंग पूछता है, साइन लैंग्वेज में फ्रीडम को क्या कहते हैं। शाओ से बताने लगता है कि फ्रीडम को साइन लैंग्वेज में कैसे बताते हैं, और वो एक और चीज़ करता है। शिंग कहता है, ये क्या था। शाओ कहता है, इसका मतलब है तुम्हारे सपने ज़रूर पूरे होंगे। शिंग ये सब प्रैक्टिस करने लगता है और सीख जाता है। इधर हम जोनाथन को देखते हैं, जो बार में बैठा हुआ था और किसी का इंतज़ार कर रहा था। बारटेंडर समझ आता है और कहता है कि वो यहाँ पर कुछ दिनों से आ नहीं रहा है। वैसे क्या तुम दोनों के बीच उस रात कुछ हुआ था। जोनाथन स्माइल करते हुए कहता है, अगर बता दूंगा तो कोई मज़ा नहीं रह जाएगा। जोनाथन फिर बाहर जाने लगता है। उसे फील हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो स्माइल करने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि यंग उसका पीछा कर रहा है, पर यंग नहीं, डोंग का आदमी उसका पीछा कर रहा था। वो उस पर अटैक ही करता उससे पहले ही यंग जोनाथन पर अटैक करने लगता है। जोनाथन यंग को देखकर खुश होता है और उसे पकड़कर वहां से ले जाता है। डोंग के आदमी को समझ नहीं आता कि ये आखिर है कौन, क्योंकि पिछली बार भी जब वो जोनाथन का पीछा कर रहा था तब भी यंग बीच में आ गया था। तो वो डोंग को कॉल करके पूछता है कि क्या मेरी जगह किसी और को भी भेजा है शिंग को मारने के लिए। डोंग गुस्से में कहता है, नहीं, ये सब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर तुमसे काम नहीं हुआ तो तुम दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते। डोंग को फिर शिंग के एक कज़न ब्रदर की कॉल आती है, जो पूछ रहा था कि क्या तुम्हें शिंग का पता मिला। डोंग कहता है, नहीं, पर मैं आपको निराश नहीं करूंगा, हमें जल्दी ही उसका पता मिल जाएगा। इधर जोनाथन ने यंग को बांध दिया था। यंग कह रहा था, मुझे छोड़ो। जोनाथन कहता है, ऐसे कैसे छोड़ दूँ। आज हमारी सेकंड नाइट हो सकती है, पर हाँ, पहली बार की तरह मैं तुम्हें लीड नहीं करने दूंगा। आज मैं लीड करूंगा। यंग कहने लगता है, तुम्हारे साथ फर्स्ट टाइम किसका हुआ था। हाँ। जोनाथन कहता है, वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम्हें किसने भेजा है। यंग कुछ नहीं कहता। जोनाथन कहता है, अच्छा तो तुम कुछ नहीं बोलोगे। अगर तुम कुछ नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। यंग डर कर बेहोश होने का नाटक करता है। जोनाथन को लगता है कि सच में यंग बेहोश हो गया है, लेकिन यंग जोनाथन के ध्यान भटकते ही जोरदार उसके सर में अपना सर मारता है, जिसकी वजह से जोनाथन बेहोश हो जाता है। यंग उसे बांध देता है और चाकू से मारने लगता है, लेकिन उसने आज तक किसी कॉकरोच को भी नहीं मारा था, तो वह एक जीते जाते इंसान को कैसे मारता। यंग हार कर वहाँ से चला जाता है। जोनाथन घर जाता है, जहाँ पर शाओ उसे आइस बैग देता है, जहाँ पर यंग ने उसे सर मारा था वहाँ लगाने के लिए।
शिंग कहता है तुम्हारे पीछे पड़ा हिटमैन तो काफ़ी क्यूट लगता है। जोनाथन कहता है हिटमैन, उसे मारना तक नहीं आता। मुझे तो सच में समझ में नहीं आ रहा है कि उसे मारने के लिए किसने चूज़ किया होगा। वो बहुत ज़्यादा स्टूपिड है। शिंग कहता है क्या पता वो नाटक कर रहा हो, वो तुम्हें दिखाना चाहता हो कि उसे कुछ नहीं आता और फिर बाद में वो तुम्हें टारगेट बना ले। जोनाथन कहता है उसका टारगेट मैं नहीं तुम हो। तभी वहाँ पर सोंग आ जाती है। सोंग शाओ को वहाँ पर देखकर पूछती है शाओ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। शिंग सोंग और शाओ से कहता है कि क्या तुम एक दूसरे को जानते हो। सोंग उसे आंसर नहीं करती और शाओ को लेकर किचन से बाहर चली जाती है। शिंग भी उनके पीछे पीछे जाता है। सोंग शाओ से पूछती है क्या तुम इसके केयरटेकर हो। शाओ को याद आता है कि उस दिन सोंग एक यूजलेस बॉस की बात कर रही थी। वो पूछने लगता है कि क्या वो तुम्हारा यूजलेस बॉस शिंग है। सोंग कहती है हाँ यही तो है जो हर्ट होने का बहाना करके अपने असिस्टेंट के ऊपर अपना सारा काम थोप रहा है। शाओ कहने लगता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, शिंग कुछ और करना चाहता है, उसके अपने थॉट्स हैं। सोंग कहने लगती है भले ही उसके अपने थॉट्स हों पर वो दूसरों के ऊपर बर्डन नहीं बन सकता। शाओ कहता है शांत रहो शांत वरना तुम्हारे फेस पर झुर्रियाँ आ जाएंगी। सोंग कहने लगती है तुम्हें मैं बूढ़ी दिखती हूँ। शाओ कहता है नहीं नहीं तुम तो क्यूट हो। दूर से शिंग दोनों को देख के जेलस हो रहा होता है। वो अपने रूम में जाता है और कहता है तो क्या हुआ अगर सोंग को साइन लैंग्वेज आती है मैं भी सीखूंगा। और वो साइन लैंग्वेज सीखने लगता है अपने टैब से। शाह उधर से जा रहा था तो वो शिंग को साइन लैंग्वेज सीखता हुआ देखता है और स्माइल करता है। उसके बाद क्या शाओ भी शिंग की हेल्प करता है साइन लैंग्वेज सीखने में। शिंग अब हर टाइम साइन लैंग्वेज ही सीखता रहता। शाओ उसके पास आता है और कहता है कि आप बस करो और फ्रूट्स खाओ। शिंग कहता है अच्छा इस तरीके से फ्रूट्स बनाते हैं। शाओ कहता है नहीं नहीं और वो उसे बताता है कि फ्रूट्स किस तरीके से बनाते हैं। जोनाथन दूर से इन दोनों को देख रहा था। नेक्स्ट हम देखते हैं शिंग बाहर होता है और अभी भी साइन लैंग्वेज सीख रहा होता है। शाओ उसके पास आता है ड्रिंक लेकर और उसे पीने के लिए कहता है। शिंग उसे पीता है और कहता है ये तो काफ़ी टेस्टी है पर क्या इसके साथ स्नैक्स नहीं है। शाओ कहता है स्नैक्स बन रहे हैं पर सच में तुम बहुत जल्दी ही साइन लैंग्वेज सीख गए। शिंग खुश होकर कहता है हाँ हाँ मैं लैंग्वेज सीखने में काफ़ी अच्छा हूँ और साइन लैंग्वेज भी एक लैंग्वेज है, ये तुम्हारी लैंग्वेज है। ये सुनते ही शाओ थोड़ा इमोशनल हो जाता है। शिंग को लगता है कि उसने शायद कुछ गलत कह दिया है जिसकी वजह से शाओ इमोशनल हो गया है और वह पूछने लगता है क्या हुआ क्या मैंने कुछ गलत कहा। शाओ कहता है नहीं नहीं तुमने सही कहा, ये हमारी लैंग्वेज है। उसके बाद शिंग अपनी बॉडी को स्ट्रेच करने लगता है। शाओ कहता है क्या हुआ। शिंग कहता है कुछ नहीं बस मेरी बैक में दर्द हो रहा है। शाओ से साइन लैंग्वेज में कहता है क्या तुम फिर से क्लोजेट में सोए। शिंग कहता है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वहाँ सोता हूँ। शाओ कहता है वो सब छोड़ो पर तुम्हें वहाँ नहीं सोना चाहिए, तुम वहाँ पर क्यों सोते हो। शिंग कहने लगता है मुझे वहाँ पर कंफर्टेबल फील होता है, वहाँ पर सोकर ही मैं सो पाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अपनी छोटी सी बोट से कहीं भी आ जा सकता हूँ, मेरे डैड मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। शाओ को याद आता है कि किस तरीके से शिंग ने उसे कहा था कि उसे हमेशा से फ्रीडम चाहिए और उसे शिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। शिंग कहता है तुम्हें क्या हुआ और वो उसे देखने के लिए खड़ा होता है पर हमेशा की तरह वो गिर जाता है और शाओ उसे संभालता है पर अब की बार उन दोनों की गलती से किस हो जाती है। दोनों थोड़े नर्वस हो जाते हैं। शाओ कहता है मैं तुम्हारे लिए स्नैक्स लेकर आता हूँ और वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं शिंग को ऑफिस में जहाँ पर वो अच्छे से काम कर रहा होता है। सोंग उसे टीज करने लगती है कि अब तो तुम ठीक हो गए हो तो अब तो तुम आ सकते हो काम के लिए। शिंग को बहुत गुस्सा आ रहा होता है सोंग के ऊपर और घर आकर भी वो यही सोच रहा होता है कि ये सोंग कितनी बुरी है। उसके बाद वो शाओ से कहता है शाओ मंडे से मैं काम पर जाना शुरू कर दूंगा। शाओ कहता है क्या तुमने फिगर आउट किया कि तुम अपनी फैमिली से कैसे डील करने वाले हो। शिंग कहता है तुम्हें कैसे पता। शाओ कहता है अगर तुम काम नहीं करना चाहते तो तुम कोई ना कोई तरीका ढूंढ लोगे उससे बचने का। शिंग कहता है तुम सच में मुझे अच्छे से जानते हो, मुझे तो तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए। शाओ कहता है क्या मुझे। शिंग कहता है हाँ तुम्हें। दोनों हंसने लगते हैं। उसके बाद शिंग कहता है क्या तुम्हें कभी अफसोस हुआ कि तुम सुन नहीं सकते। शाओ कहता है बहुत टाइम पहले ही मेरे सुनने की शक्ति चली गई थी तो इसीलिए मेरे पास साउंड की कोई मेमोरी ही नहीं है और जब कोई मेमोरी ही नहीं है साउंड की तो उसे खोने का क्या गम होगा। मैं बस अपने प्रॉब्लम से लड़ने के बारे में सोचता हूँ, मैं किसी चीज़ को कैसे कर सकता हूँ उसके बारे में सोचता हूँ। शिंग कहता है देखा अगर तुम कर सकते हो तो मैं कैसे पीछे हट सकता हूँ, ये शेमफुल होगा अगर मैं हार मान लूँ। शाओ को किसी का मैसेज आता है और वो मैसेज पढ़ के खुश होने लगता है। शिंग को जलन होने लगती है और वो चेक करने लगता है कि आखिर शाओ को कौन मैसेज कर रहा है जिसकी वजह से शाओ इतना खुश हो रहा है। वो चेक करने के लिए शाओ के काफ़ी ज़्यादा क्लोज चला जाता है। शाओ उसकी तरफ फेस टर्न कर लेता है।
दोनों फिर से काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं। दोनों फिर अलग अलग हो जाते हैं। शाओ शिंग से कहता है कि कल मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे कहीं जाना है, पर तुम टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारे लिए 3 टाइम का खाना बना कर जाऊँगा और उसे फ्रिज में स्टोर कर दूँगा। तुम्हें जब भी खाना होगा तो तुम बस गर्म करके खा लेना। शिंग कहता है ठीक है। अगले दिन ही शाओ उसके लिए खाना बनाकर चला जाता है और उसमें लिखता भी है कि उसे किस खाने को कितने टाइम तक गर्म करना है। उसके बाद शाओ जाने लगता है। शिंग को जानना था कि शाओ किससे मिलने के लिए जा रहा है, तो वो भी उसका पीछा करता है। पीछा करते करते वो एक लेडी से टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसका सामान भी नीचे गिर जाता है। शिंग उस लेडी को उसका सामान उठाकर देता है, लेकिन इतने में शाओ वहाँ से चला जाता है। शिंग शाओ को ढूंढने लगता है। उसे ढूंढने के चक्कर में वो किसी से टकरा जाता है और ये और कोई नहीं शाओ था। और शाओ को देखते ही शिंग फिर से गिरने वाला था, लेकिन शाओ उसे पकड़ लेता है। शिंग की गर्दन में दर्द होने लगती है और शाओ हंस रहा होता है। उसके बाद शाओ और शिंग वहाँ जाते हैं जहाँ पर शाओ को काम करने के लिए आना था। शाओ शिंग को टर्न होने के लिए कहता है और उसकी गर्दन पर पेन रिलीफ स्प्रे करता है। शिंग सोच में डूब जाता है कि वो हमेशा शाओ के सामने गिरते पड़ते क्यों रहता है। फिर वहाँ पर एक पर्सन आता है और शाओ से साइन लैंग्वेज में नमस्ते कहता है। शिंग कहता है क्या मेरी हेल्प की ज़रूरत है, मुझे भी साइन लैंग्वेज आती है। वो पर्सन कहता है नहीं नहीं, मुझे भी आती है। शिंग मन में सोचने लगता है अगर इसे आती है तो इसने शाओ को क्यों बुलाया। शाओ यहाँ पर साइन लैंग्वेज सिखाने के लिए आया है, यानी कि एक शो होने वाला है जिसमें वो साइन लैंग्वेज के थ्रू स्टोरी को दिखाने वाले हैं। शाओ चेक करने के लिए आया है कि वो सही से साइन लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं या फिर नहीं। शिंग वहाँ पर खड़े एक पर्सन से पूछता है कि क्या मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ। वो पर्सन उसे वुडन स्टिक उतारने के लिए कह देता है। शिंग चला जाता है वुडन स्टिक लेने के लिए। शाओ वहाँ के मास्टर से पूछने लगता है मेरा फ्रेंड कहाँ था। मास्टर उसे बताता है कि वो हेल्प करने के लिए गया है बैक स्टेज। शाओ भी चला जाता है शिंग के पास। शिंग के हाथ में पहुँच रहे थे वुडन स्टिक तक। शाओ उसके पास आता है। शिंग फिर से गिरने वाला था, लेकिन शाओ उसे संभाल लेता है। दोनों को वो मोमेंट याद आने लगता है जब दोनों के बीच गलती से किस हो गई थी। उसके बाद शाओ कहता है तुम्हें क्या चाहिए। शिंग कहता है वो वुडन स्टिक, पर मेरा हाथ नहीं जा रहा। शाओ कहता है कोई बात नहीं, मैं उतारता हूँ, और वो वुडन स्टिक उतारने लगता है। जब वो नीचे आ रहा था तो शिंग उसके एडम एप्पल को देखने लगता है। वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसके एडम एप्पल को टच करने लगता है और फिर कहता है मुझे माफ़ करना, मेरा हाथ स्लिप हो गया था। शाओ थोड़ा कंफ्यूज होता है। उसके बाद उनका काम हो जाता है और वो जाने लगते हैं। शिंग कहता है आज फेस्टिवल नाइट है, क्यों ना हम मार्केट में जाएं। शाओ कहता है तुम जाना चाहते हो। शिंग कहता है हाँ बिल्कुल। शाओ और शिंग फिर मार्केट में जाते हैं जहाँ पर शिंग शाओ की वीडियो बना रहा था और अपने भी। वो काफ़ी खाना खाते हैं, इंजॉय करते हैं, गेम्स खेलते हैं। उसके बाद शिंग काफ़ी सारा सामान भी खरीद लेता है और टैक्सी बुला लेता है। शाओ कहते हैं तुमने तो काफ़ी सारा सामान खरीदा है। शिंग कहता है हाँ, बचपन से लेके आज तक मैं कभी भी मार्केट में नहीं आया था। शाओ कहता है तो तुम्हें आज मज़ा आया होगा। शिंग कहता है हाँ, मुझे बहुत मज़ा आया। इधर यांग के पीछे डोंग का आदमी पड़ जाता है और कहने लगता है कि तुम मेरे काम के बीच में आ रही हो, आज तो मैं तुम्हें मार ही डालूंगा। यांग उससे बचकर भागने लगता है। शिंग और शाओ की टैक्सी आ जाती है तो वो अपनी टैक्सी में बैठने लगते हैं। यांग भी उनकी टैक्सी में बैठ जाता है और कहता है जल्दी चलो, कोई मुझे मारने वाला है। शिंग और शाओ यांग को अपने साथ ही घर ले आते हैं और शाओ उसकी मरहम पट्टी करने लगता है और फिर बैठ जाता है। यांग कहता है थैंक यू, जब मेरी चोट हील हो जाएगी तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा, तुम लोगों को परेशान नहीं करूँगा। उसके पेट से आवाज़ आने लगती है। शिंग शाओ से कहता है इसे भूख लग रही है। शाओ उसकी तरफ खाना बढ़ाता है और शिंग से कहता है मैं ये सामान अंदर रख कर आता हूँ। शाओ वहाँ से चला जाता है। यांग खाना खाने लगता है। शिंग पूछता है कि वो कौन था जो तुम्हें मारने वाला था। यांग कहता है मुझे पता नहीं, पर मुझे लग रहा है कि यह शिंग का भेजा हुआ आदमी था, वही मुझे मारना चाहता होगा। शिंग अपना नाम सुनकर हैरान हो जाता है। तभी वहाँ पर जोनाथन भी आ जाता है। जोनाथन को देखते ही यांग घबरा जाता है और कहता है यही तो है शिंग। जोनाथन यांग को बांध देता है। शिंग बताता है कि शिंग मैं हूँ और जिसे तुम शिंग समझ रहे हो वो मेरा असिस्टेंट जोनाथन है। यांग अपने हाथ खोल लेता है और जब शाओ वहाँ पर आता है तो वो उसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन शाओ को तो मार्शल आर्ट आते हैं और वो अपना सेल्फ डिफेंस करने लगता है। जोनाथन शाओ से कहता है कि इसे मुझे दे दो और शाओ जोनाथन को यांग को दे देता है। जोनाथन यांग को लेकर ऊपर जाने लगता है। शाओ शिंग से पूछता है कि ये कौन था। शिंग कहता है ये जोनाथन का फ्रेंड था। दोनों फिर बैठ जाते हैं जहाँ शाओ शिंग को और साइन लैंग्वेज में नाम सिखाने लगता है।
इधर हम देखते हैं जोनाथन और यांग को, जहाँ पर जोनाथन यांग से कहता है कि तुम्हारे बॉस ने तुम्हें धोखा दिया है और उसी ने तुम्हें मारने के लिए किसी को भेजा था क्योंकि तुम उनके काम के बीच में आ रहे हो। यांग कहता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा बॉस ऐसा नहीं कर सकता। जोनाथन कहता है टाइम लो और अपने दिमाग को शांत करके सोचो इसके बारे में। उसके बाद वो नीचे चला जाता है। जोनाथन देखता है शिंग और शाओ को, जो साइन लैंग्वेज में बातें कर रहे थे। शाओ शिंग से कहता है कि मैं ये सामान रख कर आता हूँ और वो चला जाता है। शिंग बड़े ही प्यार से शाओ को देख रहा था। जोनाथन ये बात नोटिस करता है और शिंग से कहता है कि अगर ये सब फ़न है तो कोई बात नहीं, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, पर अगर तुम सीरियस हो तो तुम्हें अभी के अभी रुक जाना चाहिए क्योंकि तुम्हें पता है कि चेयरमैन और तुम्हारी फियोन्सी कैसे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑफिस में, जहाँ शिंग दिल लगाकर काम कर रहा था। सोंग को बहुत हैरानी होती है और वो जोनाथन से पूछती है आज इसे क्या हो गया। जोनाथन कहता है जो शेर काफ़ी टाइम से सोया हुआ था अब वो जाग गया है। फिर हम देखते हैं रात में शिंग, जोनाथन और उसके साथ सोंग भी घर पर आए होते हैं। शाओ तीनों को देखकर खुश हो जाता है। जोनाथन ऊपर यांग के पास चला जाता है और इधर सोंग शाओ की हेल्प करने लगती है। शिंग को जलन हो रही थी, इसीलिए वो सोंग से कहता है कि सोंग, मुझे तुमसे कुछ काम को लेकर बात करनी है, तुम मेरे पास आ जाओ। सोंग फिर शिंग के पास चली जाती है। इधर हम देखते हैं यांग को, जिसका पेट खराब था, उसे डायरिया हुआ था। जोनाथन उसके पास आता है और कहता है तुम्हें क्या हो गया। यांग कहता है मैंने दूध पी लिया जिसकी वजह से मुझे डायरिया हो गया। जोनाथन कहता है तो तुम्हें किसने कहा था दूध पीने के लिए जब तुम्हें पता था कि उससे तुम्हें डायरिया हो जाता है। यांग कहता है शाओ ने इतने प्यार से मेरे लिए ग्लास में दूध डाला, मैं उसे मना कैसे कर सकता हूँ। उसने मेरी कितनी केयर की, इतनी केयर तो आज तक मेरी किसी ने नहीं की जितनी उसने की, तो मैं उसे हर्ट कैसे करता दूध को ना कह के। जोनाथन कहता है तुम सच में बहुत अच्छे हो और वो उसे पैट करने लगता है। यांग कहता है मुझे टच मत करो। जोनाथन कहता है अच्छा अच्छा ठीक है, जल्दी डिनर के लिए आ जाओ। यांग कहता है तुम अचानक से मेरे लिए इतना स्वीट क्यों बन रहे हो, पक्का इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा। जोनाथन कहता है वाह, जब शाओ तुम्हारी केयर करता है तो तुम्हें लगता है वो काइंड है, पर जब मैं तुम्हारी केयर करता हूँ तो तुम्हें लगता है मेरा कोई रीज़न होगा। और वो यांग को पकड़ लेता है। यांग को फिर से बाथरूम में जाना होता है और वो खुद को छुड़वा के बाथरूम में चला जाता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं शाओ और सोंग को, जहाँ पर सोंग शाओ से कह रही होती है कि जब शिंग पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा तो तुम्हारा काम ख़त्म हो जाएगा। शाओ कहता है हाँ। सोंग कहती है तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करती हैं, तुम इतने दिनों तक अपने घर से दूर कभी नहीं रही। वो कहती नहीं है पर मुझे पता है वो तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही हैं, तो जब भी तुम्हारा काम फिनिश हो जाएगा तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊँगी। दूर से शिंग इन दोनों की बातें सुन रहा था। उसे साइन लैंग्वेज आती है तो उसे दोनों की बातें समझ भी आ रही थी। रात में शाओ शिंग के रूम में आता है उसके ब्लैंकेट लेकर। वो ब्लैंकेट रख देता है और जाने लगता है। शिंग कहता है रुको, और वो कहता है क्या तुम सोंग के बहुत ज़्यादा क्लोज हो। मैंने सुना जब वो कह रही थी कि तुम्हारी छुट्टी होने पर वो तुम्हें पिक करने के लिए आएगी। शिंग कहता है हाँ, बचपन से हम दोनों फ्रेंड्स हैं और तुम्हारी साइन लैंग्वेज तो सच में बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई है। अच्छा अब मैं चलता हूँ। शिंग कहता है रुको। इधर यांग किचन में पानी पी रहा था, तभी जोनाथन आ जाता है और कहता है मुझे नहीं लगता है कि तुम डोंग के आदमी हो या डोंग ने तुम्हें भेजा है। मुझे लगता है डोंग को इम्प्रेस करने के लिए तुमने खुद ही ये डिसीज़न लिया कि तुम शिंग को मारोगे। वैसे ये बात तो सच थी, पर यांग को गुस्सा आ जाता है और वो पानी का गिलास जोनाथन के मुंह पर फेंकता है, पर जोनाथन बच जाता है और बिजली की स्विच के ऊपर पानी चला जाता है, जिसकी वजह से लाइट चली जाती है। शीन कहता है मैं देखता हूँ लाइट को क्या हो गया, लेकिन वो गिरने वाला हो जाता है। शाह उसे पकड़ता है और कहता है मैं जाता हूँ। शिंग उसे रोकता है। शिंग शाह को किस कर लेता है और फिर कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, और फिर से शाह को किस करता है। इधर शाह को वो मोमेंट याद आने लगता है जब 6 साल पहले सोंग ने शाह को प्रपोज किया था। वो दोनों डेट करने लगे थे। एक रात उनकी डिनर डेट होती है जहाँ पर शाओ लेट था। सोंग पहले ही आ गई थी और वो शाओ के आने का इंतज़ार कर रही थी। तभी उसे एक लड़का उठा के वहाँ से ले जाता है। सोंग का फ़ोन वहीं पर गिर जाता है। वो लड़का सोंग के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। सोंग बार बार शाओ का नाम चिल्ला रही थी, पर शाओ को कौन सा सुनाई देता है। शाओ को सोंग का फ़ोन मिलता है तो वो आसपास सोंग को ढूंढने लगता है और फाइनली उसे सोंग मिल जाती है और वो उस लड़के को काफ़ी ज़्यादा पीटता है। वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। शाओ सोंग के पास आता है। सोंग उसे मारने लगती है और कहने लगती है मैं कब से तुम्हें बुला रही थी, तुम्हें सुनाई क्यों नहीं देता, तुम्हें सुनाई क्यों नहीं देता। शाओ को उस दिन बहुत ज़्यादा हर्ट होता है कि उसके सुनाई ना देने की वजह से सोंग के साथ ये सब हुआ। किस करने के बाद शिंग शाओ से कहता है मैं तो तुम्हें लाइक करता हूँ, तुम्हारे बारे में क्या।
तभी लाइट आ जाती है। शाओ शिंग से कहता है मैं देख कर आता हूँ लाइट क्यों गई थी, और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं शाओ को, जो कि घर जा रहा होता है। रास्ते में ही उसे मॉम मिल जाती हैं और कहती है क्या हुआ, तुम वापस आ गए? क्या तुम्हारी बॉस के साथ फिर से लड़ाई हुई? शाओ कहता है नहीं नहीं, मेरा काम अब की बार सच में ख़त्म हो गया है, और शिंग ने शिन लॉन्ग टर्म सेंटर में मेरी जॉब के लिए बात भी कर ली है। मॉम कहती है वाह, वो तो बहुत अच्छा निकला, उसने जो बोला था वो किया। शाओ कहता है हाँ, वो बहुत अच्छा है। शाओ बहुत ज़्यादा सैड होता है और इधर शिंग भी बहुत ज़्यादा सैड होता है। यांग और जोनाथन उसे बुला रहे होते हैं, लेकिन वो तो शाओ के ख्यालों में खोया हुआ था। जोनाथन और यांग उसे बुलाते हैं और कहते हैं क्या हो गया, अभी तो शाओ को गए कुछ ही दिन हुए हैं, अभी से तुम्हारी ये हालत हो गई। वैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम दोनों के बीच में हुआ क्या था। शिंग उसे कोई आंसर नहीं देता और कहता है कि जो पर्सन मुझे मारने वाला है उसको ढूंढने की जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूँ। जोनाथन कहता है क्यों? शिंग कहता है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ, और वैसे भी तुम असिस्टेंट हो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी ही बनती है। उसके बाद जोनाथन कहने लगता है कि कहीं तुमने शाओ को प्रोटेक्ट करने के लिए ही तो काम से निकाल नहीं दिया। यांग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वो कहने लगता है कि तुम लोग क्या बात कर रहे हो। शिंग कहने लगता है कि तुम हमारे ही घर में रह रहे हो तो ज़्यादा सवाल जवाब करने की ज़रूरत नहीं है। यांग कहता है हाँ हाँ ठीक है, जब मैं अच्छे पैसे कमाने लग जाऊंगा तो मैं रेंट पर घर ले लूँगा और तुम्हारे इधर से चला जाऊँगा। जोनाथन उसे कहने लगता है कि तुम तो बहुत जल्दी बुरा मान जाते हो, और उसके चिक्स को पॉक करते हुए उसे पपी कहता है। यांग को अंदर से तो अच्छा फील हो रहा होता है, लेकिन बाहर से वो जोनाथन पर गुस्सा करने लगता है। फिर जोनाथन को किसी का मैसेज आता है। वो शिंग से कहता है कि उस पर्सन को जो तुम्हें मारने वाला है उसे मैं और यंग संभाल लेंगे, पर इस पर्सन को तुम हैंडल करोगे। शिंग और यांग को समझ में नहीं आता कि जोनाथन कौन से पर्सन की बात कर रहा है। डोरबेल बजती है। शिंग जाता है दरवाज़ा खोलने के लिए। वहाँ पर उसकी फियोंसी जेसिका आई थी। वो आते ही शिंग को हक कर लेती है। शिंग कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो कहते हैं क्यों, क्या हुआ, क्या तुम मेरा वेलकम नहीं करोगे? शिंग कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है, वैसे भी मुझे तुमसे बात करनी थी। इसके बाद के सीन को मैं पार्ट 2 में जल्दी ही एक्सप्लेन करूँगी, प्लीज़ इंतज़ार करना। मेरे आसपास बहुत ज़्यादा शोर है क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं गली वालों की, इसीलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। फिर भी जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी मैं पार्ट 2 एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी।